हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस ड्रीम क्लासेज पर आप सभी को मैं बिट्टू कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले के क्लासेज में दोस्तों बता दें कि हम वायुमंडल की संरचना से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी को प्राप्त किए थे और इसकी क्लासेज में हम वायुमंडल की संरचना का जो 5 हिस्सा है, 5 भाग है, उसको हम देखेंगे। जिसमें पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। यहाँ पे पांचों को हम बारी बारी से जानकारी इसमें इकट्ठा करेंगे। सबसे पहला क्षोभ मंडल की बात करें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्षोभ मंडल है और ये हमारा दोस्तों अर्थ है, पृथ्वी का हिस्सा है। तो आप क्षोभ मंडल की परिभाषा कैसे देंगे? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है, सबसे निचली परत है, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। या ऐसे नहीं तो पृथ्वी के ठीक ऊपर वाले, पृथ्वी से ठीक ऊपर वाले हिस्से को क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठीक ऊपर जो वायु की पट्टी है उसको क्षोभ मंडल कहेंगे। या वायुमंडल की सबसे निचली सतह को हम क्षोभ मंडल कहेंगे। ठीक है। इस क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर कितना है? 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में इसके ठीक ऊपर यानी क्षोभ मंडल में ही ऊपरी वाले हिस्से पर जेट स्ट्रीम जो काफ़ी अधिक तापमान से अधिक तीव्र गति से चलती है, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम किस मंडल में चलती है? तो वो क्षोभ मंडल में। ठीक है। क्षोभ मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल का बनना, ओस का गिर जाना, कोहरा का छा जाना, चक्रवात प्रति चक्रवात वर्षा इत्यादि तरह के जो मौसमी घटनाएं हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में होते हैं। एक तरीके से कहें जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो सभी क्षोभ मंडल में होती है। इसके बाद हम समताप मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाले हिस्से को समताप मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल तो सबसे नीचे आया और क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर जब जाएंगे तो वहां पे समताप मंडल आपको मिलेगा, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से, धरती से या पृथ्वी से 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक सीमा पाई जाती है, जिस सीमा का नाम है, यानी समताप मंडल या क्षोभ मंडल दोनों के बीच में एक सीमा पाई जाती है, जिस सीमा का नाम है क्षोभ सीमा, जिसकी मोटाई है 1.5 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल ये है, इस दोनों के बीच में एक क्षोभ सीमा पाई जाती है जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है। इस समताप मंडल में और सारे भी फैक्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़ा हुआ है। इसमें ओजोन गैस, सबसे पहला बात याद रखेंगे कि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस, कौन सी गैस? ओजोन गैस। तो आ सकता है कि वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? तो वो है समताप मंडल में। ठीक है। तो वायुयान का परिचालन, वायु संबंधी जो भी परिवहन होता है वायु मार्ग द्वारा, जैसे आप एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और सारे जितने भी वायुयान होते हैं वो सभी का परिचालन इस समताप मंडल में होता है। इसके अलावा आपको बतलाया कि ओजोन गैस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बनता है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। और ये ओजोन गैस जो है, अगर आप समताप मंडल में 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जाते हैं या 22 किलोमीटर से और ऊपर जाते हैं तो इसकी जो संख्या है काफ़ी अधिक है। ओजोन गैस की संख्या यानी काफ़ी सघनता में ये ओजोन गैस पाई जाती है 22 किलोमीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई से अधिक पर। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरण है जो मनुष्य के लिए खतरा साबित होती है, मनुष्य को कई तरीके की बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है, जो सूर्य से चलकर पराबैंगनी किरण आती है। तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है उसको ओजोन गैस जो है
हमारे पृथ्वी तक आने में ओजोन गैस जो है उसको रोक देता है, उसको अवशोषित कर लेता है। इसीलिए ओजोन गैस को पृथ्वी का छतरी कहा जाता है। तो पृथ्वी का छतरी किस गैस को कहा जाता है? पृथ्वी का छतरी। तो ओजोन गैस को, क्यों ओजोन गैस को ही पृथ्वी का छतरी कहा जाता है? क्योंकि ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, जो मनुष्य के लिए, मानव के लिए हानिकारक है, उसको ओजोन गैस जो है अवशोषित कर लेती है। इसीलिए ओजोन को पृथ्वी का छतरी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें मध्यमंडल की। तो समताप मंडल के ठीक ऊपर वाले भाग को, अब लाइन से चलते जाइए, क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से को समताप मंडल और समताप मंडल के ऊपरी हिस्से को हम मध्यमंडल कहते हैं। तो समताप मंडल के ऊपर वाले भाग को मध्यमंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर के कितना 80 किलोमीटर के बीच में है। नहीं, तो मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में है। और एक बात यहाँ पे बता दें कि ये समताप मंडल है और ये मध्यमंडल का भाग है। इन दोनों के बीच में भी एक सीमा पाई जाती है, जैसे यहाँ पे क्षोभ सीमा देखें, इसमें भी एक सीमा पाई जाती है, जिस सीमा का नाम है समताप सीमा। समताप सीमा, इसकी मोटाई जो दोस्तों है 5 किलोमीटर। समताप सीमा की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। ये समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच में पाया जाता है। और ये मध्यमंडल में जो है तापमान में कमी, हमेशा तापमान में इसमें कमी ही रहता है मध्यमंडल में। और इसमें एक नॉक्टिल्यूसेंट बादल का निर्माण होता है। इस बादल से वर्षा नहीं होती है। तो आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किस बादल से वर्षा नहीं होती है? तो नॉक्टिल्यूसेंट बादल। ये खास तौर से मध्यमंडल में, वायुमंडल के मध्यमंडल में ये पाया जाता है नॉक्टिल्यूसेंट बादल। इससे वर्षा नहीं होती है और मध्यमंडल में जो है तापमान में हमेशा कमी रहता है। इसके बाद आते हैं आयन मंडल। तो मध्यमंडल के ठीक ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर नहीं। और आयन मंडल और मध्यमंडल के बीच में भी एक सीमा पाई जाती है, जैसे यहाँ पे क्षोभ सीमा, समताप सीमा, क्षोभ सीमा देखें। इस तरह से इसमें भी आयन मंडल मध्यमंडल के बीच एक सीमा है, जिस सीमा का नाम है मध्य सीमा। मध्य सीमा, इसकी जो मोटाई है दोस्तों 10 किलोमीटर है। ठीक है, और इस आयन मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। इसमें धनायन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण रेडियो तरंग परावर्तित होती है। एक लाइन में कहें तो आयन मंडल में संचार संबंधी क्रियाएं शामिल है, जिसमें रेडियो तरंग, टेलीविजन इत्यादि से जो भी हमारे संचार संबंधी क्रियाएं होती है वो आयन मंडल में। ये पूछा गया सवाल है कि संचार संबंधी क्रियाएं किस मंडल में होती है? तो वो दोस्तों आयन मंडल में, जो मध्य मंडल का ऊपर का भाग है, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, तो आयन मंडल में धनायन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण रेडियो तरंग परावर्तित होता है। तो रेडियो तरंग आयन मंडल में किसके कारण परावर्तित होता है? तो धनायन कण के कारण। और यही जो रेडियो तरंग है, धनायन कण है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, डी, ई, एफ, जी। 4 भागों में डी, ई, एफ, जी। डी, ई जो है सिर्फ दिन में काम करेगा, डी और ई सिर्फ दिन में काम करेगा, लेकिन एफ और जी जो है दिन और रात दोनों में काम करेंगे। तो याद रखेंगे, डी, ई केवल दिन में काम करेंगे, एफ, जी दिन रात दोनों में कार्य करते हैं। लास्ट वाला जो भाग है वायुमंडल का, वो है दोस्तों वायुमंडल। तो आयन मंडल के ऊपरी हिस्सा को वायुमंडल कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से को, जैसे निचले हिस्से को क्षोभ मंडल, और वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से को हम वायुमंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर यहाँ तक तो है आयनमंडल, और इससे आगे यानी 640 किलोमीटर से अधिक वायुमंडल की ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है इसको अभी ज्ञात नहीं किया गया है कि वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है। यहाँ तक अनुमान लगाया जाता है कि उसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से अधिक है। अब कितना है इसकी कोई सीमा नहीं है इसकी ऊंचाई की। ठीक है, और वायुमंडल में जो है दोस्तों तापमान में तेजी से वृद्धि, काफी तेज वृद्धि होता है तापमान में। अधिक ऊंचाई पर इसमें हल्की गैसें पाई जाती है, और अधिक ऊंचाई पर इसमें अगर और अधिक ऊंचा जाएंगे तो हल्की गैसें पाई जाएगी। जैसे आप इसमें हीलियम लिख सकते हैं, हीलियम जो है हल्का गैस है, इसमें पाया जाता है वायुमंडल में।
इस तरीके से हमारा वायुमंडल का संरचना जो टॉपिक्स था जिसको शुरू किए थे ज्योग्राफी में, वो समाप्त होता है। एक बात बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास और बेहतर वीडियो उपलब्ध हो सके। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले के क्लासेज में।